जय हिंद साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं पांचवा भाग। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। ऑप्शन निराला, अज्ञेय, पंत, जयशंकर प्रसाद। तो सही जवाब होगा इसका बी, यानी कि अज्ञेय जी। ठीक है, अब अज्ञेय जी के बारे में क्या बताएंगे? इनका पूरा नाम सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हाँ, यही अज्ञेय तार सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में ही आया था क्या? प्रयोगवाद। जी हाँ, यानी कि एक चीज़ और बता देंगे आगे जी के बारे में कि प्रतीक पत्रिका के संपादक थे ये। किस पत्रिका? प्रतीक। और एक चीज़ और कोई पूछेगा तो प्रयोगवाद को और क्या बोलते हैं, तो वो है उपयोगितावाद और व्यवहारवाद। ठीक है, उपयोगवाद में होता क्या है, यानी कि प्रयोगवाद में यानी कि नवीन शब्दों का गढ़न, एक सुंदरता को नवीन शब्द, यानी कि गुलाब चांद ही खूबसूरती का प्रतीक नहीं है। अब बाजरे का फूल भी, बाजरा देखा ना खेत में, वो भी अब सुंदरता का प्रतीक बन सकता है, यानी कि कुछ नया प्रयोग। ठीक है, तो चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है? ये है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। ठीक है, क्या? मृगनयनी। अब आपने पढ़ा है तभी आप बता पाएंगे, ऐसे आप गेस कर ही नहीं सकते कि यश का है, यशपाल का है, जैनंद का है। तो सही जवाब है डी, वृंदालाल वर्मा जी का। हाँ जी हाँ, डी जवाब सही है। ये 15वीं सदी के कवि हैं। ठीक है, 1943 में लगभग लिखा गया था। और इसमें है क्या ये बता दें आपको, ग्वालियर के राजा मान सिंह और रानी मृगनयनी की प्रेम कथा है। ठीक है, इसी की वजह से इन्होंने राजा के चरित्र और उस टाइम के राज्य का इतिहास बड़े अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसे वृंदावन जी का टाइम काल देखेंगे तो 1889 से 1969 तक आता है। ठीक है, जहाँ इन्होंने रचना किया है, यानी कि एक जन्म और मृत्यु, मैं ये बता रहा हूँ कि 1889 से 1969, हाँ इसी के बीच में इनका रहा है। याद रखेंगे ना कि किसकी कहानी है? राजा साहब की, मान सिंह की, और मृगनयनी जो वहाँ की रानी हैं। हाँ, उन्हीं दोनों की प्रेम कथा का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि जायसी किस धारा के कवि हैं? हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी जी, अपने सूफी कवि। जी हाँ, तो ये आपको तुरंत देख के बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी, प्रेमाख्यान। जी हाँ, तो कोई संकोच है नहीं। हाँ, तो बस बी लगाइए। ये प्रेम मार्गी कवि हैं, इसको प्रेमाश्रमी भी बोलते हैं या रोमांसिक बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रेम में, इस समय सूफी प्रेम में ईश्वर को नारी माना जाता है। ठीक है, और जीवात्मा को साधक और पुरुष को प्रेमी। ये थोड़ा सा अंतर है, आप यह चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और क्योंकि ये जो है इहलौकिक से पारलौकिक वाला प्रेम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा चौथा क्वेश्चन, हिंदी में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? अब उपन्यास आपने पढ़ा है, कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रम। तो अगर पढ़ा है तो आप बता देंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाएंगे। तो सही जवाब है बी, जय पराजय। जय पराजय जो है वो श्याम नारायण पांडे जी का है। ठीक है, जबकि कायाकल्प प्रेमचंद का है, 1926 में आई थी। ठीक है, रंगभूमि आई थी 1925 में, जिसमें अंधा और सूरदास था, जिसमें क्रांतिकारिता दिखाई गई है। 1922 में आई थी प्रेमाश्रम, जिसको उर्दू में लिखा है गोसाए आफियत के नाम से। ठीक है, तो सही जवाब जय पराजय नहीं है, बाकी सब है। और रचना अगर प्रेमचंद का पूछा जाए तो गोदाम कफन है, 1936 में आई थी। गबन आई थी 1928 में। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी आपको चीज़ें की जरूरत है। ठीक है, अगर जैसे 3 ऑप्शन आपको क्लियर है तो चौथा वैसे ही, अगर आपने नहीं पढ़ा है श्याम नारायण पांडे जी का जय पराजय, ठीक है, लेकिन कम से कम आपने उन प्रेमचंद की तीनों पढ़ी है तो आप भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। पांचवा है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? देखिए, उपन्यास तो बहुत ढंग का है। ठीक है, और बहुत चर्चित भी है। ये है कमलेश्वर जी का। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ये 2000 में लिखी गई थी। अब आपको ये बता दें कि 2000 में लिखी गई और 3 साल बाद ही इसी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया गया इनको। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में क्या है, क्या लिखा गया का अंतर्द्वंद है। ये कितने पाकिस्तान, वो इंडिया पाकिस्तान ही नहीं रहे सीमित है, ये हर एक आदमी के अंदर, हर एक इंसान के अंदर क्या क्या बंटवारा चल रहा है। क्या पाकिस्तान मतलब अलगाव। ठीक है, पढ़िएगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। आइए अगला देखते हैं। अगला है छठवां, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मुझे लगता है तो आपको याद होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैथिल कोकिल अपने हैं कौन? विद्यापति जी। ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, विदाउट एनी कन्फ्यूजन यू हैव क्लियर दैट। विद्यापति जी की मैथिल कोकिल संस्कृत भाषा में लिखते थे, संगीतकार भी थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए अगला देखते हैं। 7वां है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। कौन है? हमारे पंत जी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। 1977 तक का इनका कार्यकाल रहा है। 1961 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा।
ठीक है। एक चीज़ बताएं आपको कि कक्षा 4 से, यही ऐसे कवि हैं कि कक्षा 4 से कविता लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने। 1960 में इनको काला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ये देखिए, थोड़ा सा याद रखिएगा, 60 में साहित्य अकादमी पुरस्कार काला और बूढ़ा चांद के लिए, ठीक है। और चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। और 61 में क्या मिला इनको? पद्म भूषण। ये कोरिलेट करेंगे ना तब चीज़ें आसान होंगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? अब नाम तो सुना सुना है लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। ये है बी, माखनलाल चतुर्वेदी जी। जी हाँ, 1889 से 1968 तक का इनका टाइमिंग है कि जन्म और मृत्यु। वैसे कवि, लेखक और पत्रकार के रूप में ज़्यादा जाने गए हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं में देखेंगे हिंद तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, साहित्य के देवता और समय के पाँव, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। समय के पाँव मैंने भी पढ़ी है, साहित्य के देवता अच्छी है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। और ये रचना काफ़ी है इनके लिए, ठीक है, जो प्रसिद्ध रचना है। आइए अगला देखते हैं। अगला है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो आंख मूंद के टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? जी हाँ, 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। अब कितनी कहानियाँ हम बताएंगे, धनपत राय जी के हो, ठीक है, यानी कि हाँ प्रेमचंद, 1880 से 1936, ठीक है। हिंदी उर्दू दोनों लिखते थे, शुरू में उर्दू में लिखा, बाद में सबको हिंदी में किया। एक से आप बता दें, कथा सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके कहानियों में फिल्में बनी हैं। कौन कौन से? सदगति पे फिल्म बनी है, मजदूर, गोदान, शतरंज के खिलाड़ी। अब जिनके कहानियों पे इतनी मूवी बन गई है, आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा तो कितनी मूवी बनी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े कथा सम्राट। ऐसे नहीं बोला जाता इनको, ठीक है, उपन्यासकार, कथा सम्राट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 10, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? अब दिमाग लगाइए, रश खान, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास। तो हमारे कौन आते हैं? सी सूरदास। कहते हैं ना, किलकत कान घटुर न आवत, ठीक है। तो कितने अच्छे से वर्णन करना है, ऐसा लगता है कि वो उन्होंने सामने देखा है, किलकत कान घटुर न आवत। अब 1478 में इनका जन्म होता है। कृष्ण के उपासक है ही, अष्टछाप में मुख्य कवि हैं। सूरसागर लिखा है, सूरसागर में, जिसमें लगभग 1 लाख पंक्तियाँ, सूरसारावली में लगभग 1107 छंद, और बाकी एक है साहित्य लहरी, ठीक है। मुझे लगता है इतना पर्याप्त होगा कि साहित्य लहरी, सूरसरावली और सूरसागर, ठीक है, इनकी मुख्य रचनाओं में से एक हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला आपका आएगा 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है? चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार का सही विकल्प का चयन कीजिए। अब उर्वशी गाना है याद आ रहा है। चलिए हम दिमाग लगाते हैं। तो ऑप्शन क्या है? दिनकर जी, पंत जी, निराला जी, आज्ञा जी। तो सही जवाब है ए, रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, दिनकर जी का उर्वशी क्या है? नाटक है। कब लिखा गया था? 1961 में। इसमें है क्या? उर्वशी और पुरुरवा का स्टोरी है, यानी कि कहाँ से मानव की उत्पत्ति होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वो सब देखेंगे। पूरा वीर रस में लिखा हुआ है। और इसी रचना के लिए 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसको? दिनकर जी को। हाँ, कब? 1972 में। कौन से पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? जी हाँ, देखिए ये रचनाएं अलग से पूछी जाती हैं कि किन रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करिएगा, आप लिख लीजिएगा नोट्स बना के। आइए अगला देखते हैं। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। ये सब जानते हैं, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्या जायस गोद से पैदा हुए थे? जायस मत को मानने वाले थे? जायस नामक स्थान पे आए थे? इनमें से कोई नहीं? तो वो सोचिए आप, ठीक है, कि क्यों कहा जाता है। अब क्या है कि जायसी क्यों कहा जाता है? अब हमने इतना तो बता दिया, तो आप इसका सही जवाब है कि जायस नामक स्थान के निवासी थे, ठीक है, जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, भक्ति काल के हैं। कौन से? निर्गुण धारा के हैं, प्रेमाश्रयी धारा के हैं। 1477 से 1542 की इनकी टाइमिंग है। और रचना में देखेंगे तो पद्मावत और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्णन है। एक चीज़ और बता दें आपको, आखिरी कलाम से एक चीज़ याद आ रहा है कि आखिरी कलाम ये दूधनाथ सिंह का भी उपन्यास है, ठीक है, जो हाल ही में लिखा गया है। आखिरी कलाम इनका जो है काव्य है, बहुत पहले है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नए में आप अभी सर्च करेंगे आखिरी कलाम तो पहले दूधनाथ सिंह का ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगले पे चलते हैं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। अगला है, रीतिकालिका वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से साहित्य में हो गया? अब कोई कन्फ्यूज़न मुझे लगता ही नहीं कि आपको नहीं आ रहा है। तो सी ऑप्शन, बिहारी। गागर में सागर किसने भरा था भाई? आप पिछला पुराना उठा के देख लो वीडियो, उसमें भी मैंने बोल दिया आपको। अब इसमें के बारे में क्या बताएं कि रीतकाल के है, 1603 में इसमें है, ब्रजभाषा में लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में। आइए
14वां है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केशवदास जी को। जी हाँ, केशवदास जी संस्कृत के ज्ञाता है, इसलिए कठिन काव्य के प्रेत हैं, और इनको अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि भी माना जाता है। ठीक है, 1555 में जन्म हुआ है ओरछा में। रसिप्रिया, कविप्रिया, रामचंद्रिका, जसचंद्रिका इनकी मुख्य रचनाएं हैं, याद रखिएगा, रसिकप्रिया, कविप्रिया, जसचंद्रिका, रामचंद्रिका। आइए अगला है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? ये तो रट्टा याद होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास शुक्ल जी वाला पढ़ा है, तो कोई भी पढ़ा हो अब याद तो होना चाहिए से। हाँ, द्विवेदी जी, उन्हीं के नाम पे पढ़ा ही है, द्विवेदी जी के नाम पे ही पढ़ा है। नागेंद्र, जबकि इसको जागर सुधार काल कहते हैं। ठीक है, 1920 के टाइमिंग है, सुधारवादी कहते हैं। एक चीज़ क्वेश्चन है आपके, शुक्ल जी इसको क्या कहते हैं? आप बताइएगा मुझे कमेंट में। ठीक है, आइए, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक हैं। अब सवाल तो अच्छा है, मज़ेदार है। ठीक है, इसका बी है, यानी कि भट्ट जी। हाँ, बालकृष्ण भट्ट जी। 7 सितंबर 1877 की ये मासिक पत्रिका है, जब से ये प्रारंभ हुई है। ठीक है, याद नोट कर लेंगे। विमोचन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। कहाँ से निकलती थी ये? अपने प्रयागराज से, जो अभी प्रयाग पहले नाम था। कितने पेज की हुआ करती थी? 16 पेज की, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इनकी चीज़ें देखिए कोरिलेट करके करेंगे तो भी काम बनेगी, नहीं तो ऐसे सब खराब होने वाली है। ठीक है, अगला देखते हैं। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? यानी कि 3 हैं, एक कोई नहीं है, तो सही जवाब है डी। हाँ, शांति प्रिय द्विवेदी जी। सबसे पहले 1900 में कौन था? काशी से जब निकलती थी श्याम सुंदर दास। 3 साल बाद किसने पकड़ लिया? 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके प्रकाशक कौन थे? अपने चिंतामणि घोष जी। आइए 18 सवाल देखते हैं। उसने कहा था कि मुख्य पात्र कौन है? अब देखिए, अब ये आप पढ़ेंगे तभी क्लियर कर पाएंगे। ये है लहना सिंह। हाँ, बड़ी अच्छी कहानी है, आप पढ़िएगा, एक बार ढूंढिएगा। गुलेरी जी की है, 1915 में ये नाटक आई थी, और इसमें पढ़ेंगे ना तो शब्दों की कारीगरी से ही पूरी नाटक रच दी गई है, गजब की है। 1960 में इसमें मूवी भी बन गई थी, और मोनी भट्टा जी ने और विमल राय जी ने बड़े अच्छे से डायरेक्ट किया है। 19वां सवाल है कि नाटक कौन सा इसमें प्रसाद का नहीं है? तो सिंदूर की होली। जी हाँ, डी ऑप्शन सही है, सिंदूर की होली प्रसाद जी का नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। 1903 से 1887 का इनका कार्यकाल रहा है। और बाकी 1926 में आई थी जन्मेजय, 28 में आई थी स्कंदगुप्त, और 1933 में लिखा है ध्रुवस्वामिनी प्रसाद जी ने। तीनों की टाइमिंग बता दिया मैंने। 1926 जन्मेजय, ठीक है, स्कंदगुप्त 28 और 33 में ध्रुवस्वामिनी। आइए अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से विदित किया जाता है। किसने कहा है? डी भैया, गद्य काल। ठीक है, शुक्ल जी वीरगाथा काल कहते हैं, हजारी प्रसाद जी आदि काल कहते हैं, राहुल सकायन जी सिद्ध सामंत काल कहते हैं, महावीर प्रसाद जी बीज बपन काल कहते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।